नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। त्योहारों के दिनों में बिजली की कमी या कटौती की खबरों से कई सवाल उठ रहे हैं। ताजा खबर है कि इस समय कैबिनेट की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री कोयले की सप्लाई की समीक्षा कर सकते हैं। कल ही गृह मंत्री ने कोयला सप्लाई को लेकर कोयला मंत्री के साथ बैठक की, क्योंकि बिजली संकट को लेकर कई राज्यों ने चिंताएं जताई हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिख कोयले की कमी और दुगने दामों में बिजली उत्पादन कर उपभोक्ताओं को देने का केंद्र पर आरोप लगाया। मंत्री सत्येंद्र जैन ने एनडीटीवी से कहा है कि एनटीपीसी ने अपना उत्पादन 50% कम क्यों कर दिया है। हमें हमारी मांग का आधा ही मिल रहा है, बाकी हम गैस से बना रहे हैं, जिसके कंट्रोल रेट केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, जो बहुत महंगा पड़ रहा है। हमें एनटीपीसी से करार का जो है उसको आधा रखें। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कोयले की कमी होने के बाद भी कुछ यूनिट तो शुरू किया गया है। 27 में से अब केवल 4 यूनिट बंद हैं। जो कोयला दिया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान देगी। राज्य में कहीं भी बिजली की नहीं काटी जाएगी और लोड शेडिंग नहीं होगी। बहरहाल अब कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने से बिजली की डिमांड बढ़ी है। कोयला खदान क्षेत्रों में भारी बारिश से सप्लाई पर असर पड़ा है। आयात होने वाले कोयलों की कीमत में इजाफा हुआ है। साथ ही सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने 10 अक्टूबर को जारी लेटेस्ट कोल स्टॉक रिपोर्ट में दिखाया है कि 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 115 जो हैं उनमें कोयलों की गंभीर कमी से वो लोग जूझ रहे हैं। और आज 2 बजे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने 40 नए कोयला ब्लॉक खनन के नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ये तमाम खबरें हुई हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, इस समय ताज़ा अपडेट क्या है? कैबिनेट की बैठक भी होने वाली थी। कोयले के संकट या कमी को लेकर क्या खबर? देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो पावर मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है, उसने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ये कहा है कि देश में 135 थर्मल पावर प्लांट्स हैं। उसमें से 115 ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनके पास जो कोयले का स्टॉक है वो क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल है। और इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि देश के करीब 85% जो कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं उनके पास उतना कोयला नहीं है जितने कोयले की उन्हें ज़रूरत है। और इसका सीधा असर ये होता है निधि कि जब कोई भी पावर प्लांट के पास उतनी ईंधन या फ्यूल नहीं है जितना पावर प्रोड्यूस करने के लिए उसे चाहिए, तो वहाँ से जो पावर की सप्लाई है उस पर असर पड़ता है, क्योंकि जितना कोयले का स्टॉक होगा आपके पास, आप उतना ही कोयला बिजली बना सकते हैं। और जब कोयले की कमी होती है तो इससे बिजली की सप्लाई पर असर पड़ता है। और यही एक संकट है जिससे देश के कई राज्यों को जूझना पड़ रहा है। राज्य सरकारों की चिंता ये है कि उन्होंने जो करार किया है पावर कंपनियों के साथ, जैसा दिल्ली का आपने जिक्र किया, सत्येंद्र जैन कह रहे थे कि जो एनटीपीसी के साथ करार दिल्ली को बिजली सप्लाई करने का है उसका करीब 50% ही बिजली दिल्ली को मिल पा रही है। और अब राज्य सरकार को मजबूर होकर महंगे रेट पर दिल्ली से बाहर जो दूसरे पावर प्लांट्स हैं उनके साथ करार करके बिजली खरीदनी पड़ रही है। यानी इसके साथ ही एक फाइनेंशियल जो बोझ है, वित्तीय बोझ है दिल्ली सरकार पर, दिल्ली को पावर सप्लाई बनाए रखने का, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो कई संकट हैं जो एक साथ जुड़ते दिख रहे हैं इस प्रकरण में। जी, अब मैं कोल ब्लॉक्स की नीलामी को लेकर भी जो जानकारियां आ रही थी वो क्या है, उस लिहाज से क्या अपडेट? देखिए, कोयले की नीलामी की जो तीसरी ट्रांच थी, यानी जो तीसरी प्रक्रिया थी, वो आज शुरू की गई है, पर इसमें काफ़ी वक्त लगता है। देखिए, आज शुरू हुआ है, 40 नए कोल माइंस हैं, उनको ऑक्शन ब्लॉक पर रखा गया है। अब जो बिडर्स हैं वो अपनी बिडिंग करेंगे, उसके बाद वो कोल माइंस को खरीदेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त लगेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो कोयला मंत्री ने आज ये कही है निधि, वो ये है कि उन्हें उम्मीद है कि 21 अक्टूबर के बाद से प्रतिदिन 2 मिलियन टन तक, जो कोल इंडिया लिमिटेड है और जो दूसरी कंपनियां हैं कोयला की, वो सप्लाई जो है पर डे के हिसाब से 2 मिलियन टन की सप्लाई करना शुरू करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि सोमवार को हमने रिकॉर्ड एक 1.95 मिलियन यानी 19 लाख टन से ज़्यादा कोयले की सप्लाई की है। तो कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन पावर प्लांट्स में अगर आप अंदाज़ा लगाइए कि 85% जो देश के थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके पास क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल स्टॉक बचा है कोयले का। तो इससे आपको और बड़े स्तर पे कोयला पहुंचाना होगा, इसमें वक्त लगेगा। और सरकार के पास मुझे लगता है अब ज़्यादा समय नहीं है। बहुत जल्दी कोयले की सप्लाई की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत तेज़ी लानी होगी, जिससे कि जो पावर प्रोडक्शन पर कई राज्यों में असर पड़ता दिख रहा है उस संकट से निपटा जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु आपका।
तो अब आगे बढ़ते हैं देश की बात में और हम आपको सीधे उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी पारा गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज कानपुर से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत कर सियासी भूगोल एक तरह से फूंक दिया। पहले चरण में अखिलेश यादव अपनी रथनुमा बस में बैठकर 3 जिलों में लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की हैं। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हजारों समर्थकों के हुजूम के साथ विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने बड़े खास अंदाज में नोटबंदी के दौरान कन्नौज के एक बैंक में पैदा हुए खजांची नाम के बच्चे से अपनी रथ यात्रा को हरी झंडी दिलवाई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गंगा जी में नाव पर सवार होकर अखिलेश यादव का स्वागत करते नजर आए। अखिलेश यादव ने भी कानपुर से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने गंगा मैया को धोखा दिया। जहां साफ होनी थी गंगा मैया, आज वैसी की वैसी गंदी है। कानपुर औद्योगिक शहर है, कानपुर यूपी का बड़ा शहर है, कारोबार है, यहाँ रोजगार है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के लोगों ने देखा है अपनी बर्बादी। लगातार समाजवादी विजय रथ उत्तर प्रदेश में चलेगा, जनता के बीच में, जनता से आशीर्वाद लेने के लिए लगातार इसी तरह चलेगा। ये भीड़ देख के विपक्ष हैरान है, क्या कहेंगे? सत्ता जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अपनी रथ यात्रा के पहले चरण में अखिलेश का रथ कानपुर शहर और कानपुर देहात के कई इलाकों में घूमता रहा। अखिलेश यादव रात हमीरपुर जिले में रुकेंगे और फिर बुधवार को कालपी पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के पास पहले से ही एक रथ है, एक मर्सिडीज बस, जिस पर अखिलेश के पोस्टर एक तरफ हैं और दूसरी तरफ पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पोस्टर चिपकाए गए हैं। रथ पर पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान की भी तस्वीर है। चुनावी रथ यात्रा से पहले अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे और ये तस्वीरें बाकायदा सोशल मीडिया पर डाली गईं ताकि संदेश साफ रहे कि नेताजी का आशीर्वाद शिवपाल के साथ नहीं बल्कि अखिलेश यादव के साथ है। चुनावी रथ पर सवार अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया कि क्या लखीमपुर में प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने जा रहा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के रास्ते एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रियंका गांधी लखीमपुर में किसानों के मुद्दे को लेकर पसीना बहा रही हैं, तो अखिलेश यादव भी चुनावी रथ के जरिए मैदान में जमीन पर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। बीजेपी भी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार चुनावी रणनीति बनाने के लिए बैठकें कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ में पहले ही एक जनसभा संबोधित कर चुके हैं। संकेत साफ है कि अभी चुनाव में यूपी में 4 महीने बाकी हैं, लेकिन आज से ही, अभी से ही सारे राजनीतिक दल मैदान में उतर आए हैं। तो सोचिए चुनाव कितना दिलचस्प रहने वाला है। सहयोगी अरुण अग्रवाल के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में आज शहीद किसान दिवस मनाया जा रहा है और इस दौरान लखीमपुर के तिकुनिया के पास साहिबजादा इंटर कॉलेज में अंतिम अरदास का आयोजन किया गया, जहां हिंसा में मारे गए 4 किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कमाल खान। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में जो किसान मारे गए थे, घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पे जो अरदास हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका जी बैठी हुई हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दूसरे बड़े नेता लोग हैं। अरदास जो हो रही है वो मंच की तरफ हो रही है। इस मंच पे किसी भी राजनीतिक नेता को आज जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये एक शोक का कार्यक्रम है। वहाँ गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए हैं, उनके पहरेदार हैं, ग्रंथी हैं और लोग अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं, लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नीचे कुछ एनक्लोजर्स बनाए गए हैं वीआईपीज़ के लिए, उनकी सुरक्षा के लिहाज से उनको अलग बिठाया गया है। प्रियंका गांधी भी यहाँ आने के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मंच की तरफ आगे गई थी और उसके बाद फिर वो यहाँ आकर के उस एनक्लोजर में बैठ गई हैं।
लखीमपुर खीरी में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV न्यूज़। और देश की बात में आपको आगे ले चलेंगे मध्य प्रदेश। यहाँ पे भिंड मुरैना में खाद की किल्लत से किसान हैं परेशान। और देश की बात में खबर अभी है मध्य प्रदेश से। रबी फसलों की बोवनी का वक्त है, लेकिन खाद की किल्लत हो रही है। भिंड मुरैना में किसान उग्र हो रहे हैं। कहीं चक्का जाम हो रहा है तो कहीं ट्रक लूट लिया गया है। खाद के लिए अन्नदाता बेबस नजर आ रहा है। उसे अपनी जो फसल बर्बाद होने का डर भी सता रहा है। शनिवार को भिंड में खाद नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने भिंड मेहगांव में नेशनल हाईवे 719 पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने सड़क पर लेटकर अपना आक्रोश भी जाहिर किया। दोनों ही जगहों पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाइश देकर जाम को खुलवाया। भिंड में ही नवीन कृषि उपज मंडी में यह भंडारा नहीं, खाद के लिए किसानों की लाइन थी। कई किसानों ने बेटी, पत्नी, मां तक को लाइन में लगा दिया ताकि खाद मिल सके। हमको 4 दिन हो गए बराबर भूखे प्यासे। हम काम नहीं करेंगे तो बच्चे हमारे क्या खाएंगे? मजदूर आदमी, खेती में कुछ होगा नहीं। गोदाम भरे DAP थी, गोदाम माल भरा के आए थे और रात में DAP ब्लैक हो गई। कहाँ गई कहाँ नहीं गई, आज कह रहे हैं कर्मचारी, SDM साहब भी कह रहे हैं कि DAP खत्म है नहीं, यूरिया लेनी हो तो 2 बोरी ले लो। गोदाम पे माल धरा है, ब्लैक में ये कर रहे हैं। मगर जरूर खा लेंगे गोदाम में, पीला खा दे सारे दुकान 1500 रुपए की बोरी बाजार में तो 1500 की दे रहे हैं। माल ले धल्लन और ईडिया की सब ईडिया दे रहे हैं, सड़की से ईडिया कर रहे हैं। 2 बोरी दे रहे हैं, बोलो 2 ही बोरी दे रहे हैं, 2 बोरी दे रहे हैं। रविवार को भी हालात बदले नहीं। ये सब कैबिनेट के 2 मंत्रियों सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और OPS भदौरिया के जिले में हुआ। सोमवार को खाद नहीं मिलने पर किसानों ने फिर नेशनल हाईवे 719 जाम कर दिया। इस जाम के बीच एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने देखी उसको झकझोर कर रख दिया। चेहरे पर बेबसी, आंखों में आंसू और तड़प तड़प कर सिर्फ खाद की 2 बोरी मिलने की गुहार लगाते ये वृद्ध किसान सुबह 4 बजे से खाद मिलने की आस में लाइन में लगे थे, लेकिन खाद नहीं मिली। प्रदर्शन हुआ तो 65 साल के वृद्ध शिवचरण यादव सड़क पर गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे। 2-3 दिन आगे लगे और रात में आएगा 6 बजे तो 6 बजे का 4 बजे ही आएगा यहाँ तो नहीं मिला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के संसदीय क्षेत्र सबलगढ़ में खाद का ट्रक आते ही किसानों का सब्र टूट गया और वो बोरियां लेकर भागते दिखे। आप सोच रहे होंगे कि इन तस्वीरों के बीच कृषि मंत्री व्यस्त होंगे, फिक्रमंद होंगे। जी, वो व्यस्त भी हैं, फिक्रमंद भी, लेकिन उपचुनाव में शायद तनाव बढ़ गया सो रैंप पर चलने लगे। बाद में कहा DAP की कमी नहीं है, कांग्रेस की चाल है। वहीं कांग्रेस का कहना है सरकार किसानों को लूट रही है। 5000 मीट्रिक टन मुरैना के अंदर DAP खाद उपलब्ध था, उसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने, विशेष करके विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार को बदनाम करने के लिए लूटपाट करवाई और हाहाकार मचवाया, जबकि खाद की कोई कमी नहीं थी। मैंने तत्काल निर्देश दिए वहाँ कि डबल लाख की बजाय विकेंद्रीकरण किया जाए। हर सोसाइटी भले डिफाल्टर भी है तो भी वहाँ से बंटवाया जाए, उसके आदेश हो गए हैं। 3 रेक रास्ते में है जो कल तक पहुंच जाएगी, एक रात तक पहुंच जाएगी ग्वालियर, और ग्वालियर, भिंड, मुरैना में कोई कमी नहीं रहेगी खाद की, न पहले कमी थी। अपने प्रदेश में हम व्यवस्थित जितना जिसको जरूरत है उतना दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर जितनी चाहिए उससे ज्यादा लेना चाहते हैं और इसलिए वो गड़बड़ कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मध्य प्रदेश में जो सरकार अपनी कागजों पर प्लानिंग कर रही है, उससे एक ही निष्कर्ष निकला है कि इनकी प्लानिंग ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग की है। जब इनको मालूम है कि मध्य प्रदेश में 18 से 20 लाख मीट्रिक टन खाद की रबी में आवश्यकता है, जिसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण है,
तो इस जगह ये डिलीवर कराने की जगह उसे व्यापारियों के हाथ में छोड़ दिया है। 268 का यूरिया जो है वो आज 350 से 400 रुपए में बिक रहा है। 1200 का जो डीएपी वो 1500 रुपए तक बिक रहा है। और इनके साथ में जो हाई मार्जिन के प्रोडक्ट है वो किसानों को जबरन दिए जा रहे हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी सरकार मौन बैठी है, सरकार उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। इसलिए जो मुझे लोगों ने कहा है कि इसमें भी, इस लूट में भी सरकार अपनी हिस्सेदारी ढूंढ रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में किसानों का शोषण चरम पर है। लगभग हर साल रबी की फसल के सीजन में डीएपी खाद की कमी देखी जाती है। हालात ये हैं कि किसान सुबह से ही मंडियों में और सोसाइटी में लाइन में लग जाते हैं। शाम तक कुछ किसानों को परमिट मिल पाता है, कुछ दूसरे दिन सुबह 5 बजे फिर से लाइन में लगते हैं। कुछ दिनों पहले डीएपी की कीमतें खूब बढ़ी। केंद्र सरकार ने कहा कि उसने 14,000 करोड़ रुपए खर्चे हैं, कीमतें काबू में आ जाएंगी। नियमतः 75% के आसपास खाद सोसाइटी और 25% खुले बाजार में बिकता है। लेकिन एक बार इस बाजार में जाकर देखिए, पता लग जाएगा कि सरकार के ऐलान का ज़्यादा फायदा किसानों को मिलता है या फिर कारोबारियों को। भिंड से दिलीप, मुरैना से उपेंद्र और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात है, जम्मू कश्मीर से खबर है। सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में 3 एनकाउंटर्स में 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। उधर राजौरी में शहीद हुए 5 जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। शहीद जवानों को राजौरी के थाना मंडी में पूरे सैनिक सम्मान के साथ विदाई। सोमवार को पुंछ में मुठभेड़ में एक जेसीयू समेत 5 जवानों को जान गंवानी पड़ी। आतंकी हमले में नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सरज सिंह और वैसाख एच शहीद हो गए। आप लोगों को कब पता चला ये? कल 12 बजे। पहले तो पूछा भाई गज्जन सिंह दसों फोन आया, मगर 2-3 दिन हो गए अजय नहीं आया। दस तो सकता नहीं, तो गज्जन सिंह तो गोली लग गई। फिर मैं पूछा, मगर ठीक तो है? कहना ठीक नहीं है। वहीं कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। तुलरान में लश्कर के 3 आतंकी मारे गए। इनमें गांदरबल का मुख्तार साहब भी शामिल है, जो श्रीनगर में रेहड़ी पर सामान बेचने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या में शामिल था। वहीं शोपियां में ही फेरीपुरा में भी सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर में एक इनकाउंटर हुआ जिसमें एलईटी का एक कैटेगरी का टेररिस्ट मारा गया। फिर बांडीपुर में जो कल मारा गया एलईटी का टीआरएफ का, जो मतलब 5 अरेस्ट भी हुए उसमें से। फिर अनंतनाग में हम लोग ऑपरेशन लॉन्च किए थे बेरीनाग में, उसमें 1 मिलिटेंट मारा गया, 3 भाग गया। कल शोपियन में 2 जगह लॉन्च किए थे, एक जगह 3 टेररिस्ट एलईटी का मारा गया है, एक अभी फेरीपुरा में 2 टेररिस्ट फंसा हुआ है। एनी टाइम इनकाउंटर शुरू हो जाएगा वहाँ पर। तो अब हम लोग ऑपरेशन और इसी ढंग से जारी रखेंगे। हाल के दिनों में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों में इजाफा हुआ है, उससे साफ लगता है कि आतंकी खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं। दहशत का माहौल बनाकर आतंकी यह संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर में आतंक खत्म नहीं हुआ है। जवान शहीद हो रहे हैं और हालात सुधर नहीं रहे हैं। थोड़ी सी चूक या ढिलाई नई मुसीबत पैदा कर सकती है, पर सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि उन्हें घाटी में आतंक नहीं चाहिए, उन्हें अमन चाहिए। पंजाब से गजाली के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में अब आपको लिए चलते हैं कोलकाता में दुर्गा पूजा के दूसरे दिन पंडालों में बहुत भीड़ उमड़ रही है, लेकिन डॉक्टर्स चिंतित हैं। भीड़ भरे पंडालों में बच्चे भी आ रहे हैं जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। मुनिद्र बनर्जी यहां से और जानकारी दे रही हैं। महासप्तमी का
दिन, दूसरा दिन दुर्गा पूजा का, पर हेडलाइंस चुरा लिया है एक वायरल वीडियो जहां आप देख सकते हैं कि हजारों लोग भाग रहे हैं मां दुर्गा को किसी पंडाल में देखने के लिए। ये कौन सा पंडाल है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये जो आप पंडाल देख रहे हैं बुर्ज खलीफा दुबई का, ये पंडाल बहुत ही पॉपुलर हुआ है और यहाँ पे बहुत ही भीड़ आ रही है। एडल्ट्स ही नहीं, बच्चे को लेकर भी लोग यहाँ पे भीड़ कर रहे हैं। ये स्थिति देख के पश्चिम बंगाल सरकार के बहुत सारे डॉक्टर्स और दूसरे डॉक्टर्स भी उन्होंने काफ़ी चिंता जताई है। लग रहा है हम दुबई पहुंच गए हैं, विजिटर्स का यही कहना है, लेकिन ये भूल गए हैं कि इस दुर्गा दर्शन के बाद शायद उन्हें भागकर अस्पताल भी पहुंचना पड़े। जीडी शंकर के साथ मैं मोनी दीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया।